बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर ख़िदमत हैं और आज के जरगे में हमारे ख़ुसूसी मेहमान हैं जनाब सुलेमान शहबाज शरीफ साहब, जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साहबज़ादे हैं। बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब। और पहले तो ये कन्फ्यूजन मसलन आप मैं तारुफ़ करते हुए भी हैरान था कि आपका तारुफ़ किस हैसियत में करूँ। आप सियासतदान हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, तो क्या हैं आप? बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। आज 4 साल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि मेरी फ़ैमिली जो है वो पहले बिज़नेस में आई, यानी 1937 में, और फिर 70s और 80s में पॉलिटिक्स में आई। तो दोनों ही चीज़ें हैं। फ़िलहाल तो मैं फैमिली बिज़नेस को देखता हूँ और पॉलिटिक्स जो है वो हमारे बुज़ुर्ग कर रहे हैं। नहीं, मैं फैमिली का नहीं पूछ रहा हूँ, ज़ाहिर बात है फैमिली में तो ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आप खुसूसन आप सियासतदान हैं या कि आप बिज़नेसमैन हैं? क्योंकि पहले आप कहते थे कि जी मैं तो सिर्फ बिज़नेस कर रहा हूँ, अब उस रोज़ आते ही आपने जो सियासत की तो वो सियासत की एक स्ट्रीम थी, तो हम आपको किस तरह ट्रीट करें? मेरी डिग्री जो है वो पॉलिटिक्स में है और लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ मैंने ज़्यादा बिज़नेस में गुजारी है। तो आई वुड से वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अच्छा, कम्बिनेशन ऑफ बोथ। जी। तो अब आगे जाके, क्योंकि आपके ख़ानदान पे तो ये इल्ज़ाम लगता रहा है ना कि आप लोग बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए सियासत को इस्तेमाल करते हैं और सियासत को आप लोगों ने बिज़नेस बना रखा है, तो आगे अब आपका फुल फ्लेज अपने भाई की तरह सियासत में आने का इरादा है? ये तो फ़ैसला जो है वो पार्टी का होगा और मियां नवाज़ शरीफ का होगा जो हमारे कायद हैं, और ऑफ़ कोर्स मेरे वालिद साहब का होगा। तो फ़िलहाल तो मैं 4 साल के बाद आया हूँ और मैं अपने मामलात को ज़रा देख रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे पार्टी को ज़रूरत होगी, फैमिली को ज़रूरत होगी, मैं उनको असिस्ट करूँगा। 4 साल बाद आए क्यों और 4 साल गायब क्यों रहे? अदालतों का सामना क्यों नहीं किया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका और ये मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं। तो आप यहाँ पे मौजूद रहे इन 4 सालों में और बड़ी करीब से आपने जो निज़ाम चल रहा था, जो रजीम चल रही थी, उसको आपने देखा। तो आप ये देखें कि मैं 2018 में मुझे जाना पड़ा जब मेरे वालिद साहब मियां शहबाज शरीफ साहब नैब की कैद में थे, मियां नवाज़ शरीफ साहब कैद में थे, हमारी बहन मरीम नवाज़ साहिबा कैद में थी, बाद में हमज़ा शहबाज शरीफ साहब भी जेल में गए। तो उस वक़्त आप देखें साफ़ी साहब के जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम था उस पे बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस थे। जस्टिस जावेद इकबाल, जिसको मैं ओपनली कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पे काला धब्बा हैं, उनको ब्लैकमेल करके प्रेशराइज़ किया जा रहा था हमारी पार्टी और हमारी फैमिली के ख़िलाफ़ केसेस बनाने के लिए। फिर DGFIA बशीर मेमन साहब ने जो बताया किस तरह उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुला के गुस्सा किया कि जी आप क्यों नहीं PMLN के और अपोजिशन के लोगों को आप पकड़ते और उन पे केसेस बनाए। जब उन्होंने रेजिस्ट किया तो वहाँ तल्ख़ कलामी हो गई, ये रिकॉर्ड की बात है। और फिर शहजाद अकबर का जो यूनिट था ARU जो बनाया गया, जो सिर्फ बनाया ही अपोजिशन को टारगेट करने के लिए। तो उस सिचुएशन में और उस एनवायरनमेंट में मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से भी हमें इंसाफ मिल सकता था और हमें फेयर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो मिल सकता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको अवॉइड करूं और मुनासिब वक्त जब पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बेहतर हो, जो कि आज हमें लगता है कि इंशाल्लाह में अदालतों से इंसाफ मिलेगा और हम अपनी बात कर सकते हैं और सुनने वाले हैं आगे, तो मैंने सोचा कि मुझे वापस आना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये कि अब आप लोगों को NRO मिल गया और उस वक्त इमरान खान को मिला हुआ था, उस वक़्त वो लाडले थे, आप लोग ज़ेर-ए-आताब थे, अब आप लोग लाडले बन गए तो इसलिए वापस आ गए? नहीं, किसके लाडले बन गए? अपना जो है वो 22 महीने हमज़ा शहबाज साहब ने जेल काटी,
2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब कैद हुए, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अंदर गए, राना सनाउल्लाह अंदर गए, शाहिद अब्बासी साहब अंदर गए, एहसन इकबाल साहब अंदर गए, मरियम नवाज़ साहबा, किस किस का नाम लें, कौन सा NRO। मेरी अपनी वालदा जो हैं उनको अपना जो है उनके ख़िलाफ़ रेड वारंट्स निकले, उनके ख़िलाफ़ केसेस बने, उनका क्या ताल्लुक़ था। ये जितने आपने नाम लिए ये सब अंदर गए, लेकिन आप अंदर जाने की बजाय बाहर गए, तो ये बात दुरुस्त है कि आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के साथ राब्ते में थे और उन्होंने आपको निकाला? नहीं तो ये सब अंदर जा रहे थे, तो आप अंदर जाने से कैसे बच गए? मैं इस बात का इस तरह से जवाब दूंगा कि कई दफ़ा हालात का मुकाबला करने के लिए आपको हिकमत से चलना पड़ता है। और क्योंकि मैं आज जो इमरान खान साहब चीख चीख के और उनके लोग कह रहे हैं कि जी हम पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, तो मैं भी कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। मैंने तो कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और मैंने कभी भी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। तो मैं बाहर चला गया और मुझे बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना था। मेरा कारोबार था, मेरी फैमिली के मामला थे, और जिस किस्म की परसिक्यूशन हो रही थी, सियासी बुनियादों के ऊपर जो विक्टिमाइजेशन हो रही थी, तो मुनासिब समझा गया कि मैं बाहर चला जाऊं। और ये जो बात की जाती है कि जनरल बाजवा या जनरल फैज़ वो उस वक़्त के करता धरता थे, लेकिन मेरे इल्म में नहीं, ना मेरी किसी से ऐसी बात हुई। आज मैं बताता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि मुझे हमज़ा शहबाज साहब ने इस बात पे आमादा किया। मैं बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे हुक्म दिया उस वक़्त कि नहीं तुम चले जाओ, ये तुम्हारे साथ भी वही जुल्म करेंगे, तुम्हारा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं। उनकी एडवाइस पे मैं बाहर गया। लेकिन अगर वो दोनों ना चाहते तो आप जा सकते थे? मुझे नहीं पता कि वो चाहते थे या नहीं चाहते थे। मुझे इतना पता है कि मैं एक ऐसी ट्रॉफ़ी थी जो उस वक़्त की रजीम इमरान खान को पेश करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मुझे एज अ ट्रॉफ़ी वो वापस लाएं। बाहर जाने का तो मुझे पता नहीं, वापस आने की भरपूर कोशिश हुई की उन्होंने। और लेकिन इंग्लैंड में उनका जो सिस्टम है वो उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ये आपका जो भी इल्ज़ामात हैं ये गलत हैं और हम इसकी ना एक्सट्रेडिशन करेंगे ना वीज़ा कैंसिल करेंगे। लेकिन ये जो इंग्लैंड में आपने कहा ना कि मैं कारोबारी मामलात को देखता रहा, तो नहीं, इंग्लैंड से बैठ के पाकिस्तान के अपने मामलात को मैं मैनेज करता रहा रिमोटली। लेकिन वो जो मनी लॉन्ड्रिंग है और वो जो टीटीज़ है और वो जो मकसूद चपड़ासी और ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं आपके व्यूअर्स को और पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ आज कि 4 साल में इंग्लैंड में मैंने बहुत कुछ सीखा भी। एक तरफ सलीम साफ़ी साहब स्टेट ऑफ पाकिस्तान थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो बिल्कुल पोजीशन थी एंटी PMLN, और हमारे लोगों को, हमारी पार्टी के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, मेरी फैमिली के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। और स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने NCA नेशनल क्राइम एजेंसी को कॉपी पेस्ट, जो नैब के मुकदमात जाली यहाँ बनाए और FIA के बनाए, कॉपी पेस्ट NCA को भेजे इंग्लैंड। NCA दुनिया की मानी हुई एजेंसी है और अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग है, और उनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, नैब और FIA कि जी आप सुलेमान शहबाज शरीफ को वहाँ पे अपना जो है वो प्रोसिक्यूट करें, इनकी इन्वेस्टिगेशन करें और इनके ऊपर ड्यूअल क्रिमिनलिटी लगाएं। ड्यूअल क्रिमिनलिटी यानी हम पाकिस्तान में भी इन पे क्रिमिनल चार्जेस लगा रहे हैं और इंग्लैंड में भी लगाएं। तो NCA ने जो है वो मेरी इन्वेस्टिगेशन खोल दी और 18 महीने वो इन्वेस्टिगेशन हुई। और आप यकीन जाने हमने उनसे पूरा ताउन किया, और NCA की वो इंटरनेशनल कमांड यूनिट था जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो 4 जुरिस्डिक्शन में गए। और आखिरकार, मैं लंबी बात है, मैं कट शॉर्ट करता हूँ, आप NCA का ऑर्डर पढ़ें जो उन्होंने लिखा। और उसके बाद वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में जाके NCA ने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई किकबैक्स और करप्शन साबित नहीं हुई, किसी किस्म की प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, तो हम जो केस है वो विड्रॉ करते हैं सुलेमान शहबाज शरीफ के खिलाफ। और शहबाज शरीफ साहब भी उसमें नॉमिनेटेड थे, उनके खिलाफ। वो आप ऑर्डर वेबसाइट पे अवेलेबल है, NCA की वेबसाइट पे अवेलेबल, उसको पढ़ें। तो NCA ने तो 4 साल में, इंग्लैंड ने तो
हमें इन्वेस्टिगेट करके 18 महीनों में 4 जुरिस्डिक्शन में जाके अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, इटली और दुबई में जाके हमें इन्वेस्टिगेट करके हमें क्लीन चिट दे दी। लेकिन यहाँ पे तो आज भी मुकदमात अभी ड्रैग हो रहे हैं और चल रहे हैं। इमरान खान साहब के यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर अभी भी तो आपके खिलाफ वो केस यहाँ पे चल रहा है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, आप तो जमानत पे हैं। उन केसेस में भी क्योंकि मैं मौजूद नहीं था, काफ़ी हमारे लोगों के एक्विटल हो चुके हैं और ये वही केसेस है जो इंग्लैंड में चले। क्योंकि मैं यहाँ नहीं था तो मेरा केस रुका हुआ था, मेरा आना भी ज़रूरी था ताकि वो उन केसेस में मैं शामिल हूँ और उनका प्रोसेस चले। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब 4 साल के तक गला फाड़ फाड़ के कहते रहे। आप मुझे बताएं कि वो खुद कहते थे, वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी FIA मेरे नीचे है, ISI मेरे नीचे है, IB मेरे नीचे है, पंजाब में उनकी हुकूमत, KP में उनकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान उनका। 4 साल कोई थोड़ा अरसा है। उन्होंने केसेस बनाए थे, साबित करते। इंग्लैंड में तो 18 महीनों में फैसले हो गए। 4 साल तक सबूत लाते, साबित करते, मामला खत्म हो जाता। अब क्यों रो रहे हैं वो? अब कहते हैं मेरे पास ताकत नहीं थी। क्यों नहीं थी ताकत आपके पास? ये मेरा iPad पड़ा है, मैं आपको कुछ क्लिप्स लाया हूं आपके लिए और मैंने ये खुद रिसर्च की है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो क्या कहते थे और उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ किया। आपने भी इमरान खान ये सुने, आपने भी इमरान खान से ये तरीका सीख लिया। ये आप सुने। तो मुल्क में अपने मैनिफेस्टो को अमल में ले आए। वो वजीर आजम ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे एस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हो और मैं एक पुतला बैठा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की फौज टोटली PTI के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। ऑब्वियसली मैं लेता हूं, एक फैसला नहीं है जो कि मेरे फैसले नहीं है। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, अभी कराची में मदद ये मैं आपको बता, मैं भरा पड़ा है मेरा iPad। ये तो है, लेकिन बात ये कही जा रही है कि देखें, आप बाहर इसलिए गए कि आप उन दोनों के साथ राब्ते में थे, फिर ये आप पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने अपने चचा के उस इनकलाबी बयानिए का सत्यानाश कर दिया और आप ही ने अपनी पार्टी को PTI में बदल दिया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हर वक्त जो है राब्ते में और डीलिंग में और इन चीज़ों में आप उलझे रहे और इसलिए जो है ना पार्टी का इनकलाबी बयानिया वो इमरान खान के पास चला गया। और जिन लोगों ने कहता है कि मुस्लिम लीग नून को PTI 2 बना दिया तो उसमें बुनियादी किरदार आपका था, इसलिए आप बचे रहे और इसलिए अब आप आ गए। देखिए, एक तो नंबर 1 मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के नहीं साउथ एशिया के सबसे सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं। जब वो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो मोदी साहब जो है वो कहीं BJP में पता नहीं कहाँ पे फिर रहे थे, तो वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। उनका बयानिया मैं या कोई और ना डिक्टेट कर सकता है ना उसको ख़राब कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप डील की बात कर रहे हैं, मैं इसका पहले भी थोड़ा जवाब दे चुका हूँ कि हालात का मुकाबला करने के लिए हिकमत से काम लेना और डर्टी डील्स कट करने में बहुत फ़र्क है। क्या डील कट की हमने? 22 महीने हमजा शहबाज शरीफ अंदर रहे, ये डील थी। शहबाज शरीफ 2 दफ़ा अंदर गए, वो डील थी। मेरी बहनों को कटहरों में खड़ा कर दिया गया, वो डील थी। मेरी वालदा के ऊपर जाली केसेस बनाए, वो भी मेरे साथ 3-3.5 साल बाहर रहीं, ये डील थी। किसको आप डील नहीं, ये तो उस वक्त की बात है ना जब डील नहीं हुई थी। जब डील हो गई तो फिर तो मियाँ साहब भी बाहर चले गए और आपके मामलात भी, और कोई डील नहीं मिल गई और कोई डील नहीं हुई। डील के अगेंस्ट हमें क्या मिला? अगर कोई डील हुई है, चलें आप ही की बात मान लेता हूँ, अगर कोई डील हुई है तो हमें उसका क्या मिला? हमने तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस अडॉप्ट किया, एक कोलिशन गवर्नमेंट वजूद में आई, PDM उससे पहले बन चुकी थी। कोई डील नहीं हुई और कोई ऐसा काम नहीं हुआ अल्लाह के फजल से जिससे PMLN के बयानी को, ये बात जो है यहाँ करनी ज़रूरी है साफ़ी साहब, कि पहली दफ़ा मैंने देखा, मैं भी सियासत का तालिब इल्म हूँ,
कि डिलीवरी का मुकाबला डिलीवरी के साथ होता है। पहली दफ़ा हमने देखा कि डिलीवरी और गवर्नेंस का मुकाबला झूठ के साथ हो रहा है, और झूठ जो है वो आगे निकला, जिसका अब हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में हमेशा कंपटीशन होता था डिलीवरी के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर। यहाँ तो हमारा मुकाबला झूठ के साथ हो रहा है। अच्छा, अब झूठ क्या है, सच क्या है, ज़रा इस पर मज़ीद भी कुरैत करेंगे सुलेमान शहबाज के साथ, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हमारे साथ है सुलेमान शहबाज शरीफ साहब। सुलेमान साहब, ये पहले आप भी कहते थे, मरियम बीबी भी कहती थी कि जी हमारा बैरूनी मुल्क कुछ भी नहीं है, तो जब आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, वो सब कुछ नहीं किया है, तो ये लंदन में ये सब कुछ कहाँ से आ गया? देखिए, मैं आज भी इस पे कायम हूँ कि 4 साल पूरी ताकत थी इमरान खान साहब के पास, वो साबित करते। आज तो मरियम नवाज साहिबा अल्लाह के फजल से एक्विट हो रही हैं पाकिस्तान के कोर्ट्स में, और NCA ने, मैंने आपको बता दिया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी की 18 महीने, और उसके बाद इमरान खान ने डेली मेल के इल्ज़ामात लगाए, वो भी आपके सामने आ गए। लेकिन डेली मेल ने तो सिर्फ डेफिड की हद तक आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि जी नहीं, वो मेन जो था, क्योंकि नैब का केस सब जुडिस है पाकिस्तान में, तो वो तो एक आर्टिकल की हद तक मामला था, तो उन्होंने डिफिड के असल एलिगेशन तो डिफिड के लगाए थे उन्होंने, कि ज़लज़ला ज़दगान के पैसे जो UK डेवलपमेंट फ़ंड है वो पाकिस्तान आया और उसके अंदर उसको साइफन ऑफ किया गया या उसको अपना चुराया गया, उसने उसकी वो मेन इल्ज़ाम वो था, और उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी। बाकी नैब के मामला तो हम तो ऑलरेडी वहाँ कह रहे थे कि जी ये तो सब जुडिस है पाकिस्तान में, इनके कोर्टों में फैसले होने हैं, तो हमारा तो मेन कंसर्न डिफिड के ऊपर था जिसके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ये कहना कि जी बाहर ये बन गए और मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, इमरान खान साहब तो साफ़ी साहब कहते ही ये थे, वो अपने आप को आइंस्टाइन समझते हैं UK के निज़ाम के ऊपर और इंग्लैंड की कोर्ट्स के ऊपर, थकते नहीं हैं ये कहते हुए कि इंग्लैंड का निज़ाम जो है वो दुनिया का बेहतरीन इंसाफ का निज़ाम है और जस्टिस सिस्टम है, हम भी मानते हैं इस बात को। तो अब तो इंग्लैंड में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो अपनी 20 साल 25 साल करियर में इंग्लैंड की बात ही करते रहे। तो देखें आप, डेली मेल का माफ़ी आई अल्लाह के फजल से, NCA के केस में हम सुरखरू हुए, इंग्लैंड के केस में, इसके बाद आपको और क्या चाहिए? और फाइनेंशियल टाइम्स ने जो एलिगेशन लगाई, साइमन क्लार्क की जो स्टोरी आई, आरिफ नकवी के केस के ऊपर, वुटन क्रिकेट क्लब के ऊपर, जहां पे चैरिटी का पैसा, चंदे का पैसा जो है वो खाया गया और PTI के अंदर आया गया, क्यों नहीं खान साहब जाके डेफेमेशन करते? ये तो उठते जागते डेफेमेशन की बात करते हैं, हत्या के इज्जत के दावों की बात करते, तो जाए ना इंग्लैंड, क्यों नहीं डेफेमेशन की बात करते? वहां करें। एक और वो कहते हैं आप भी पाकिस्तान आते ना, जब मरियम नवाज साहब आपको यहाँ से बेल मिल गई, जब आपके वालिद साहब को यहाँ से बेल मिल गई, जब नवाज शरीफ साहब को यहाँ की अदालतों से जाने की इजाज़त मिल गई, तो आपको भी मिल सकती थी। मैं तो पॉलिटिक्स में कभी, आई नेवर रैन फॉर एनी इलेक्शन, मैं तो कभी सियासत में आया ही नहीं, कभी मेरा कोई उसमें अमल दखल ही नहीं था। ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी, और मैं क्यों ऐसे माहौल में यहाँ पे रहता जहाँ पे अपना जो है वो नैब के चेयरमैन को उनकी वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल किया जा रहा था, और अपना जो है वो अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम था वो सारी दुनिया के सामने है। यानी NROs की बात होती है तो NRO तो BRT को मिला, NRO तो अलीमा खान साहिबा को मिला, NRO तो शहजाद अकबर को मिला, NRO आमिर क्यानी को मिला। कोविड के अंदर जो स्कैम आया दवाइयों का, अदवायात का, उसमें उनको स्कैम मिला, NRO मिला। NRO अभी मिला KP में हेलीकॉप्टर के ऊपर। कभी दुनिया में ऐसे भी होता है कि KP असेंबली, यानी नैब ने नोटिस लिया कि हेलीकॉप्टर का जो है नाजायज इस्तेमाल हुआ है, उस पर स्टे ले रहे थे KP के अंदर, और जब वहां बात नहीं बनी तो अब जाके KP असेंबली में लॉ पास करा लिया कि जी उसके ऊपर सवाल नहीं होता। तो मैं यही पूछता हूं कि ये पैसा जो टैक्स पेयर का पैसा था और आप हेलीकॉप्टर लेके घूमते रहे, आपने उसके ऊपर अपना जो है लॉ पास करा दिया, ये NRO नहीं है? इससे बड़ा NRO मुझे बताएं और कौन सा है? नहीं, वो तो उनका, चलो उनका मामला उनसे पूछेंगे, लेकिन वो अगर आपको मुजरिम साबित नहीं कर सके, लेकिन आप लोग भी तो इसको जस्टिफाई नहीं कर सके कि बाहर आपके पास पैसा कैसे गया।
बाहर पैसा जो है, देखिए हसन नवाज साहब जो हैं, जो बड़े मियाँ साहब के, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं, वो पिछले 25 साल से वहाँ बेस्ड हैं, कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए। हुसैन नवाज साहब जो है वो जद्दा में पिछले 15 से 20 साल से वहाँ बेस्ड हैं, वो अपना कारोबार करते हैं। उन्होंने वहाँ पे अगर एसेट्स बनाए हैं और लेजिटिमेटली बनाए हैं, तो देखिए हमने इससे पहले साफ़ी साहब, मुशर्रफ ने भी यही कुछ किया। मुशर्रफ भी इन्हीं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के, आपने कावे मौसूवी की आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी, माफ़ी मांगी उसने मियाँ नवाज शरीफ साहब से नैब के मामलात के ऊपर। नैब को फाइन हुए इंग्लैंड में एवन फील्ड के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन की। अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ एक्सट्रीमली सीरियस ऑफेंस इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे निज़ाम तो अभी भी कमज़ोर है, वहाँ पे तो आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते अगर आपका पैसा जो है लेजिटिमाइज नहीं है, अगर आपका पैसा क्लीन नहीं है, आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। अभी आप एक मिनट, अभी आप देख नहीं रहे हैं कि रशियन ओलिगार्क्स के साथ क्या हो रहा है, सारी दुनिया देख रही है। तो वहां पे आप कोई एसेट पुराना बनाओ या अभी बनाएं आप, या बैंक अकाउंट, वो फॉरेन फ्रीज हो जाएगा या उसको स्टेट जो है वो टेक ओवर कर लेगी। तो मुशर्रफ ने भी यही एक्सरसाइज की, जनरल मुशर्रफ ने, और इमरान खान ने उसके ब्लूप्रिंट को फॉलो किया। तो रिजल्ट क्या निकला कि आज नैब जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, उसने वहां पे फाइन पे किया इंग्लैंड में। ये हालात है, ये हालात तो है। लेकिन जिस तरह मुशर्रफ ने आखिर में जाके एनआरओ दिया पीपल्स पार्टी के ज़रिए सबको, इसी तरह तो अब इमरान खान भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने एनआरओ लिया और जनरल बाजवा ने आपको एनआरओ दिया। अगर एनआरओ नहीं मिला था तो इक़्तिदार कैसे मिला, और ये सब चीज़ें अब रिवर्स कैसे हो रही है। मेरे वालिद को जो लाहौर हाई कोर्ट से बेल मिली मेरिट पे, वो तब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो क्या वो इमरान खान साहब ने एनआरओ दिया उनको? फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स आप पढ़ें। ख्वाजा साद रफीक साहब को जो बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से, मेरिट पे मिली। एहसन इकबाल साहब को मेरिट पे मिली, शायद खाकान अब्बासी साहब को मेरिट पे बेल मिली। तो ये एनआरओ है। लेकिन इक़्तिदार तो मेरिट में नहीं मिली ना। आप क्या समझते हैं कि अगर उस वक़्त चौधरी शुजात और बाप पार्टी और MQM, अगर इनको इस्टेब्लिशमेंट का इशारा ना होता तो वो इमरान खान को छोड़ के आपके वालिद साहब की तरफ आ सकते थे? बड़ा अच्छा सवाल है। बाप पार्टी और MQM ओपनली और रिकॉर्ड पे कहते हैं कि हमें उस वक्त कॉल्स आती थी, जब इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जी हमें तो एजेंसियां मैनेज करके देती थी। कहा कि नहीं कहा? आपको पता है इस बात का, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि जी पार्लियामेंट से कोई बिल पास कराना होता था तो जी हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को, उस वक्त की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान थे, उनको कहना पड़ता था कि जी फलां इशू पे वोट दिलवाएं, पार्लियामेंट में हमें सपोर्ट दिलवाएं। और आमिर लियाकत मरहूम वो रिकॉर्ड पे हैं कि मुझे टेलीफोन कॉल्स आती हैं। ये जो PDM की कोalition ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके और गवर्नमेंट बनाई, आज बाप भी यहाँ पे है, MQM भी यहाँ पे है, बताएं किसको कॉल आई? वो भी आज रिकॉर्ड पे है, किसी को कोई कॉल नहीं आई। तो ये तो उन एजेंसियों की मर्जी ना होती तो आपको इक़्तिदार मिल सकता था, आप वापस आ सकते थे। नहीं, मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं कि जिन्होंने वोट दिया और इमरान खान साहब को निकाला, वो उनकी करतूत के ऊपर निकाला और उन्होंने बताया कि जी 4 साल क्या मुल्क की तबाही हुई है और किस तरह से उनको डील किया गया, और पाकिस्तान के जो हालात थे, चाहे फॉरेन पॉलिसी थी, नेशनल सिक्योरिटी थी, पाकिस्तान की इकॉनमी थी, उसकी जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने अपना खुद फैसला किया। लेकिन बात यह है कि उस वक्त इमरान खान साहब भी और वो कोalition पार्टनर्स भी, यही कोalition पार्टनर्स कहते थे कि हमें कॉल्स आती, आज नहीं कहते। अच्छा, आज वो तो नहीं कहते, लेकिन एक चीज़ अब हम आपसे कहवाना चाहते ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि कल फिर अगर हिसाब किताब हो तो आप ये ना कहें। इस वक्त आपके कारोबार की, रमज़ान शुगर मिल की क्या सूरत हाल है? क्या कारोबार है आपका? कितने एसेट्स हैं आपके? क्योंकि लगता है कि अब आप भी सियासत पे आ रहे हैं, तो फिर तो ये मेरे एसेट्स जो हैं, ये रमज़ान शुगर मिल जो है वो मेरे ग्रैंडफादर ने बनाई थी और वो 1991 में वो प्रोजेक्ट लगा था और वो हमें इनहेरिटेंस में मिली। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल हालात रहे पिछले 4 साल, लेकिन हमने उसको चलाने की कोशिश की। बहुत दिक्कत आई उसमें हमें। तो एसेट्स वही हैं जो मैं छोड़ के गया था, वो वहीं अब आके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्रूव करें। देखें, 2 तरीके हैं साफ़ी साहब। एक तरीका ये है कि आप कारोबार करें, पैसा कमाएं और सियासत पे पैसा लगता है, ख़र्चा होता है, आप पॉलिटिक्स करें। दूसरा तरीका ये है
कि आप चोरियां करें, डाके मारें, करप्शन करें और अपनी पॉलिटिक्स को फंड करें। तीसरा तरीका है, जो लेटेस्ट तरीका है, वो तोशाखाना वाला तरीका है। यानी इमरान खान साहब, तोशाखाना से याद आया, घड़ी आपको किस शेख ने दी है और कौन सी घड़ी? ये जो घड़ी है ये मेरी वालदा ने मुझे गिफ्ट की है। ये चोरी की नहीं है और ये तोशाखाना की नहीं है। ये मेरी वालदा ने मुझे मेरी सालगिरह पे गिफ्ट की। किसी कतरी या सऊदी शेख के तो नहीं है? ये मेरी वालदा साहिबा ने मुझे तोहफे में दी थी, इसलिए मैं इसको बहुत शौक से पहनता हूँ। मैंने कभी खुद से कोई घड़ी आज तक नहीं खरीदी, कभी भी नहीं खरीदी। 2-3 घड़ियाँ मेरे पास और वो सभी मेरी वालदा ने मुझे तोहफे में दी। लेकिन इससे मुझे याद ही आया कि पाकिस्तानी कौम को ये पता होना चाहिए कि 70 साल में इमरान खान साहब ने वो पैसे नहीं कमाए, 70 साल के अपने करियर में, जो उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्ट्री के पहले 2 महीनों में कमा लिए। ये तोशाखाना में जो उन्होंने कार्रवाई डाली, 70 साल के अपने क्रिकेटिंग करियर में या पॉलिटिकल करियर में उन्होंने पैसे नहीं कमाए जो उन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर की 2 महीनों 3 महीनों में कमा लिए। यानी तो दुनिया को लेक्चर देते हैं अमर बिल मारूफ का, रियासत मदीना का। ये कुछ होता है रियासत मदीना में। लेकिन आपके बड़ों ने भी 70 साल में वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जो आपने एक दिन में इस्तेमाल की, और आते ही आप ज़ातियात पे उतर आए और सीता वाइट और इस तरह के इश्यूज़ को अदालत से। मैं तो सीता वाइट के इशू पे पर्सनल अटैक मैंने कोई नहीं किया। मैं तो बल्कि ये चीज़ें भी सामने लाया, ये मैंने की है। ये सन इंग्लैंड का न्यूज़पेपर है, टैबलॉयड है। ये भी सन इंग्लैंड का टैबलॉयड है। ये नेट पे अवेलेबल है। ये मैंने नहीं अपना जो है वो स्टोरीज़ की, 2019 और 20 की स्टोरीज़ हैं। बात ये है साफ़ी साहब कि ज़ातियात की बात नहीं है। ये रियासत मदीना के अमीर बनने की कोशिश करते हैं और रियासत मदीना बना के गए हैं बकौल उनके, और समझते हैं कि ये सबसे बड़े सादिक और अमीन हैं। ये तो पब्लिक इशू है, पब्लिक का इशू है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस फिक्स हुआ है ग्लेयरिंगली। दुनिया में देखें, हम नॉमिनेशन पेपर्स भरते हैं जब इलेक्शन लड़ते हैं पॉलिटिशियंस, तो उसमें अपनी कारें और अपनी ज़मीनें और अपने एसेट्स का जिक्र करते हैं। ब्लड से भी बड़ा कोई एसेट है? मुझे बताएं आप, ब्लड से भी बड़ा कोई एसेट है? ब्लड से बड़ा, अपने खून से बड़ा आपका कोई एसेट नहीं होता। आप उसको छुपाएं, उसको मिस डिक्लेयर करें, तो ये तो पब्लिक इशू है। ये मेरा कोई बिल्कुल जाती इशू नहीं है हमारे। और ये इंग्लैंड में जिसकी मिसालें इमरान खान देते हैं, बोरिस जॉनसन पे ये सवाल आते हैं जो उनका एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसको भी जवाब देना पड़ता है इन बातों का। तो ये कोर्ट में केस है। हम चाहते हैं कि खान साहब अपनी सदाकत और अपनी अमानत कौम के सामने बताएं और कोर्ट से फैसला लें उस पर। कोई अच्छा, मैं अमूमन पर्सनल अटैक नहीं, ज़ातियात को अवॉइड करता हूँ, लेकिन आपने ब्लड की बात की तो आम तासुर ये है कि आपके ख़ानदान में भी असल में लड़ाई है कज़न्स की, और अभी आपके आने को भी इसका नाम दिया जा रहा है, ये शक्ल दी जा रही है कि आप पहले आए ताकि मियां नवाज शरीफ की वापसी की रास्ते में कोई रुकावट बन जाए। आपका पहले से इतना इशू बन जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा कि उनका आना लेट हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा। नहीं, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब से इजाज़त लेके आया, उनकी परमिशन लेके आया, और बड़े भारी दिल से आया, क्योंकि 4 साल मैं दिन रात उनके साथ रहा और उन्होंने मेरे साथ बड़ी शफ़क़त की, बहुत शफ़क़त की, और वो बड़े उम्दा और बड़े इंसान हैं। तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। मैं, अगर वो मुझे इजाज़त ना देते तो मैं कभी लंदन से कदम भी बाहर ना रखता। आप उनकी इजाज़त से आए तो वो खुद क्यों नहीं आए? वो आ रहे हैं इंशाल्लाह। वो बिल्कुल, और उनका भी मेरा मामला छोटे लेवल पे, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान को जितनी डेवलपमेंट 70 साल में मियां नवाज शरीफ के दौर में हुई एज प्राइम मिनिस्टर, किसी के दौर में नहीं हुई। और आप ये देखें कि 2-2 साल, यानी 2-2 ढाई साल के उनके टेन्योर से, और जो 2013 का जो तीसरा टेन्योर था वो भी वो पूरा ना कर सके। लेकिन आप नज़र दौड़ा के देखें पूरे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इकोनॉमिक जोन्स, जो आपको मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिलेगा, उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ के फिंगरप्रिंट्स हैं और उनकी तख्तियां लगी। और अपनी जगह पे, लेकिन उनकी वापसी भी जो है ना, नहीं, एक मिनट, तहलील का मसला, एक मिनट आसाफी साहब, और क्लीन प्रोजेक्ट्स। इमरान खान ने कहा कि मैं इनके सड़कों की मैं इंक्वायरी बिठाऊंगा,
मैं सीपैक की इंक्वायरी बिठाऊंगा, मैं ऑरेंज लाइन को इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैं फलां करूंगा। एक पेनी की करप्शन किसी पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट की, मियां शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर, बड़े मियां साहब प्राइम मिनिस्टर, एक प्रोजेक्ट आप मुझे आज बताएं इसने साबित किया हो कि इसमें किकबैक, करप्शन और लेकिन उनकी वापसी भी पंजाब और पुख्तनख्वा असम्बली की तहलील जैसा बन गया है कि इमरान खान कहते हैं आज तोड़ रहा हूँ, कल तोड़ूंगा, ये करूँगा। तो अगर ऐसा है, आपको यहाँ पे भेज रहे थे तो वो मियाँ साहब खुद क्यों नहीं आए? तो मियाँ साहब जो हैं वो जेन्युइनली अपने ट्रीटमेंट के लिए गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वापसी के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनकी हमारी पार्टी में डिलिब्रेशन हो रही है और बहुत जल्द पार्टी इंशाल्लाह डेट फाइनलाइज करेगी और वो पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन मैं एक बात, ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गई? एक मिनट, नहीं, ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहले से बहुत बेहतर हैं। उनके इश्यूज हैं, एज भी उनकी हो गई है और वो पाकिस्तान से, और उन्होंने तो कब दिसंबर, जनवरी, देखें जब उनके वालिद यानी मेरे दादा वफात पाए, उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आई, मियां नवाज शरीफ साहब और मेरे वालिद और चचा नहीं आ सके, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी। अब उनकी वालदा की वफात हुई, उनकी डेड बॉडी आई, वो पाकिस्तान उनको कंधा नहीं दे सके, तदफीन नहीं कर सके। उनकी बेगम की साहिबा की डेथ हुई जब वो जेल में बंद थे। उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है और बड़े सेक्रीफाइस किए। इन सब ये बड़ी बड़ी तक देखें, फाइनेंशियल लॉस, वो सब हिस्ट्री लोगों को मालूम सर, फाइनेंशियल लॉस जो है वो शायद पूरा हो सकता है। इस किस्म के जो जख्म है उनको भरने में बड़ा टाइम लगता है। वो कब आ रहे हैं? दिसंबर में आ रहे हैं, जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी आ रहे हैं और फर्म डेट जो है वो क्योंकि पार्टी अनाउंस करेगी, लेकिन आपकी और मेरी तवक्को से पहले आएंगे। सेहत अब ठीक है? ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गई है? बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। ट्रीटमेंट उनका कुछ चीज़ों का अभी भी चल रहा है लेकिन बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस पे यानी फिर यहाँ पे मेरी वो है कि मैं नहीं मैं कुछ और, एक मिनट, सॉरी लेकिन मैं कुछ और कह रहा था कि आप हर चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, लीडर्स इंपोर्ट नहीं कर सकते। हम लीडरशिप को एग्जाइल्स में भेज देते हैं, फांसियां लगा देते हैं, जेलों में डाल सकते हैं। आप कहां से लाएंगे लीडरशिप? आपने नवाज शरीफ जिसने पाकिस्तान को सीपैक दिया, पाकिस्तान को न्यूक्लियर दिया, पाकिस्तान को मोटरवेज दी, पाकिस्तान को डेवलपमेंट दी, और उनको आपने जो है पहले 7 साल मुशर्रफ ने एग्जाइल में भेज दिया। अब अपना जो है उनके खिलाफ मुकदमात बना के उनको अपना सिस्टम से आउट किया, एक पॉलिटिकल ऑर्डर को इंस्टॉल करने के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया, और उसके बाद अब वो लंदन में। मुझे बताएं आप कहाँ से लीडरशिप इंपोर्ट करेंगे? लेकिन इमरान खान साहब का इल्ज़ाम ये है और बहुत सारे लोग इस पे बिलीव करते हैं मीडिया में भी कि बीमारी का बहाना बना के जनरल बाजवा ने एनआरओ दे के मियाँ साहब को पहले एक्सपोर्ट किया, और अब जब आप लोगों को एनआरओ मिल गया है, हुकूमत आ गई है, मिलिट्री लीडरशिप चेंज हो गई है, तो अब उनको इंपोर्ट किया जा रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत बात है। और मियां नवाज शरीफ साहब का जेन्युइन जो था इशू था हेल्थ का, वो जेल में थे और सीरियस इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो गई थी और उनका जाना जो था ज़रूरी था। और पंजाब में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, फेडरल में उनकी गवर्नमेंट थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज बकौल उनके अंगूठे के नीचे थी, तो उन्हीं के बोर्ड बने, अपना सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स थे, उन्हीं की रिकमेंडेशन थी, कोर्ट में अपना जो है वो मामला गया और वो लंदन इलाज के लिए गए। तो ये कहना कि उस वक्त तो वो कहते थे कि जी हर चीज़ मेरे पूछे बगैर होती है, मैं डिक्टेशन नहीं लेता, हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से होती है। मैंने अभी आपको क्लिप्स दिखाए, मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ। तो ये शख्स जो है ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, ये कौम को पता होना चाहिए। कौम देख ले, आजकल हर चीज़ जो है वो डिजिटल एज है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, इसके इतने रॉन्ग नंबर्स हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। और पाकिस्तान जो है अगर आगे बढ़ना है तो इनका साइफर का जो मामला है, इनका तोशाखाना का जो मामला है, और इनका ये जिसको पर्सनल इशू आप कहते हैं, मैं उसको पब्लिक इशू कहता हूँ, इन तीनों के ऊपर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कौम को इस शख्स के चेहरे का पता लगना चाहिए, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। कुछ और इश्यूज पे भी दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हमारे साथ हैं वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के साहबजादे जनाब सुलेमान शहबाज शरीफ साहब। और
सलमान साहब ये बताइए कि आपने तो कहा इमरान खान राग नंबर है, लेकिन इन असम्बलियों को आप जाली कहते थे और थे भी जाली इलेक्शन। तो अब आपके वालिद के वज़ीर-ए-आज़म बनने से वो जाली असम्बलियाँ असली कैसे होगी, और जिनको आप तोड़ना चाहते थे जल्द इलेक्शन करने, वो इतनी अजीज़ आपको कैसे हो गई? देखें, PMLN जो है साफ़ी साहब, वो 2002 के असम्बलियों में भी बैठी थी, आपको याद होगा। पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन इलेक्शंस जो थे इन पाकिस्तान मॉडर्न हिस्ट्री, वो दो ही थे मेरे ख्याल में, एक 2002 का और एक 2018 का। हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सीखा है कि आप सिस्टम के अंदर रह के ही, सिस्टम को नेविगेट करके ही इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम असेंबलियों से बाहर आते तो ओवरवेलमिंगली पार्टी में सबका ख्याल ये था कि इमरान खान को वॉक ओवर मिल जाना था, और जो उन्होंने तबाही की शायद इससे भी ज़्यादा वो तबाही करते, और ये जो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अचीव कर सके शायद ये भी ना होता। ऑल्दो कि टाइम लग गया, क्योंकि इसमें ये जानना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब 2018 में सेलेक्ट किए गए थे। आज वो जो जनरल बाजवा को कहते हैं ना कि जुल्म किया उन्होंने पाकिस्तान पे, वो असल में पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि यानी इमरान खान को सेलेक्ट करने का जुल्म जो जनरल बाजवा ने किया, ये कहना चाहते हैं वो कि ये बिकॉज ही वॉज सिलेक्टेड 2018 में। तो हम इन असेंबलियों में ऑल्दो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं था, और कई हमारे कोलिशन पार्टनर्स, मौलाना फजलुर रहमान ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कहते रहे कि आप इसमें से निकलें, लेकिन हम समझते रहे कि नहीं, इस सिस्टम के अंदर रह के ही हम बेहतरी लेके आ सकते हैं, और वो हुआ। हमने बहुत सी जगहों पे अपना जो है इनका नाकता बंद किया। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये हमने सीखा है कि सिस्टम के अंदर रहना बेहतर है। आज़म स्वाति का मामला हम देखते हैं, शहबाज गिल का, कि भाई सी का कुछ नहीं है। तो एक और हवाले से आपने फरमाया कि 2018 का इलेक्शन तारीख़ का बदतरीन रिग्ड इलेक्शन था, और आपने ही फरमाया और दुरुस्त फरमाया कि जनरल बाजवा ने उनको सेलेक्ट करवाया। क्या जनरल बाजवा से या उनके साथियों से, जनरल फैज़ हमीद वगैरह से 2018 के इलेक्शन का हिसाब लेने का इरादा है? पहले मैं आपका पहले सवाल का जवाब दे दूं। आज़म स्वाति की आपने बात की, उसने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को गालियां निकाली, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। शहबाज गिल ने पाकिस्तान के एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन को, डिफेंस का इंस्टीट्यूशन, उसको गंदी गालियां निकाली। तो पिछले 4 साल ये काम मियां नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब कुछ नहीं, ये लाइन किसी ने क्रॉस नहीं की। हमने सियासी बात की, सियासी तनकीद की। इमरान खान के दौर पे सियासी तनकीद करने पे तकरीबन 150 के करीब जर्नलिस्ट को, जो पंजाबी में कहते हैं, फेंटी लगी, उनको पकड़ा गया, उनको हरास किया गया सियासी तनकीद के ऊपर। और आप बात कर रहे हैं, और हमारी सियासी जदोजहद के ऊपर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ के टाइम पे ख्वाजा साद रफ़ी को उल्टा करके डंडे मारे गए। राना सनाउल्लाह की अपना जो है उनके साथ जो कुछ हुआ पंजाब में, उनको मार पीट के मोटरवे पे फेंक दिया गया। मियां नवाज शरीफ अटक किले में रहे, शहबाज शरीफ साहब लांडी जेल में रहे, शाहिद अब्बासी लांडी जेल में रहे। आज आप पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस को ओपनली गालियां देके, और आप रोना रोते हैं उसके ऊपर। हम तो ये प्रोसेस लोग भूल गए, हम तो कई दफ़ा गुजर चुके हैं यहाँ से। नहीं तो नाम तो मियां नवाज शरीफ साहब भी लेते रहे, और अभी आपने खुद जो फरमाया कि जनरल बाजवा ने अगर उनको सेलेक्ट किया था और इलेक्शन को रिग्ड किया था इमरान खान के लिए, तो उसी जनरल बाजवा पे अगर वो तनकीद, तो हमने तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन जो है इमरान खान साहब ने दी। जनरल बाजवा के दौर में तो मियां नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई, और आज भी जनरल बाजवा साहब चले गए हैं रिटायर होके। आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ को क्या रिलीफ मिला अभी तक, कौन सा NRO मिला? बल्कि एवन फील्ड के अंदर मरियम नवाज साहिबा की एक्विटल हाई कोर्ट से अब हुआ। जनरल बाजवा से तो मियां नवाज शरीफ ने कोई डील नहीं की। कि अगर उसी जनरल बाजवा पे, जिस पे आप लोग ये कि उन्होंने इमरान को सेलेक्ट कराया, अगर आज वो उन पर तनकीद कर रहे हैं, तो आपकी हुकूमत उनको जेलों में क्यों डाल रही है? नहीं, हमने तो किसी को जेल में नहीं डाला। बताएं आप कि हमारे दौर में हमने किसको जेल में डाला? ये मैं कह रहा हूँ शहबाज गिल और आज़म स्वाति। तो शहबाज गिल और आज़म स्वाति
को अगर इधर से गुजरना पड़ा जेलों के रास्ते से, तो उनके कारनामे आप वजीर उनके दौर में भी जेल में था, आपके दौर में भी जेल में। उनके कारनामे देखें शहबाज गिल और आजम सवाती के। अब मेरा तो ख्याल है उनको इससे ज़्यादा उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? क्या आप इदारों पे अगर आपको रिलीफ मिले तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपके खिलाफ कार्रवाई हो तो आप उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। जो जज आपको रिलीफ दें वो ठीक है, जो अपोजिशन को दें वो उनको आप अपना जो है वो गंदी गलीज गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे, आप उनको अपना जो उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, आप कहते हैं ये एनआरओ है। आपको रिलीफ मिले तो वो बिल्कुल ठीक है, किसी और को मिले तो वो एनआरओ बन जाता है। ये दोहरा म्यार जो है लेकिन ये तो आप लोगों का भी है कि जब तक आप लोगों को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी, इक़्तिदार नहीं आया था, तो आप लोग जनरल बाजवा पे भी तनकीद कर रहे थे, जनरल फैज़ पे भी कर रहे थे। आपकी हुकूमत जिस तरह मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाए, तो क्या जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेगी? जनरल बाजवा ने अगर कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है या उनके और किसी कॉलीग ने की है, बहुत सी बातें होती हैं पब्लिक में, तो मेरा ख्याल है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है, उनको करनी चाहिए वो अकाउंटेबिलिटी अगर वो समझते हैं। और ख़ाली अफवाज पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एग्जेक्टिव ब्रांच है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हैं। और अगर कोई इस तरह की बात हुई है तो उनको इसको फिक्स करना चाहिए। अच्छा, अब खान साहब तो पंजाब असम्बली तोड़ रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब को हुक्म मिल गया है, और खान साहब को काफ़ी देर बाद याद आया कि डाकू राज था, क्योंकि वो परवेज़ इलाही को हमेशा डाकू कहते थे। और एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जब ये अनहोली अलायंस हुआ था पीटीआई का और पीएमएलक्यू का, तो मैंने ये कहा था कि ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, और वही हुआ। और वो परवेज़ इलाही साहब को कहते रहे कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। वो तो मियां शहबाज शरीफ साहब भी जरदारी को क्या कुछ नहीं कहते रहे, तो इधर भी तो यही मामला है ना। देखिए, तो अगर उनका ज़्यादा देर नहीं चल सका, आपका कितना क्यों ज़्यादा देर चलेगा? हम तो ठीक है, सियासत अपनी जगह दुरुस्त है, वो चलती है, लेकिन इमरान खान साहब फिर पाकिस्तान के अलमबरदार ना बने ना। वो माने कि वो एक पॉलिटिशियंस हैं, और पॉलिटिशियंस को वक्त के साथ अपने आप को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, कोलिशंस बनानी पड़ती हैं, नेशनल इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ भी कई दफ़ा करना पड़ता है नेशनल इंटरेस्ट में। तो ये तो अपना जो है तो वो अब इमरान खान की ये तो जो लाइंस ड्रॉ करते हैं और लेक्चर देते हैं और मदीना की रियासत की बातें करते हैं, वो उनको जेब नहीं देती। लेकिन अब इमरान खान के लिए ये दरवाजे आपने क्यों बंद किए हैं? क्यों उनको साथ नहीं बिठाते? क्यों कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाते अगले इलेक्शन के लिए? कुछ बुनियादी चीज़ों पे, मईशत का सत्यानाश हो गया, उस पर इत्तेफाक क्यों नहीं कराते? नहीं, हम तो साफ़ी साहब इस पर बिल्कुल तैयार हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए, कि सब बैठे आके। लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि मुझे दोबारा सिलेक्ट किया जाए। वो नहीं हो सकता, और उनको आदत पड़ गई है, और उनके लोग भी ये कहते हैं कि हमारी सारी सियासत आउटसोर्स थी। ये फवाद चौधरी साहब जो हैं, ये कई दफ़ा कह चुके हैं कि जी इमरान खान साहब ने तो अपनी सारी सियासत आउटसोर्स की हुई थी। तो वो आउटसोर्स सियासत पे बिलीव करते हैं। अब आप लोगों ने नहीं की है? नहीं, हमने बिल्कुल नहीं की। बल्कि आपकी ये जो हुक्मरान जमात है, ये तो अब सियासत करती हुई भी नज़र नहीं आ रही है। देखें, पाकिस्तान के इस वक्त चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, और इस वक्त जो इकॉनमी का जो चैलेंज है वो सीरियस है। और इन्होंने, इमरान खान साहब ने अभी जो 1.5-2 महीने कमांड चेंज होनी थी, उसके ऊपर जो अनसर्टिनिटी क्रिएट की, जो हिजानी कैफियत पूरे मुल्क में थी, क्योंकि वो सीरियस नहीं इन चीज़ों के ऊपर, वो मजाक समझते हैं। उनके ख्याल में ये भी कोई क्रिकेट का मैच है, कोई T20 मैच है, ये ऐसा नहीं है, ये स्टेट क्राफ्ट है। लेकिन अब 2 असम्बलियों के टूटने से वो अनसर्टेनिटी तो और भी बढ़ जाएगी। नहीं, तो मेरा नहीं का और हालत बदतर मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है वो वही फॉलो होगा, और अगर असम्बलियाँ टूटती हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया जाएगा, और कोई अनसर्टेनिटी। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की जो चैलेंजेस हैं, वो हम ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आप लोग असम्बली टूटने से बचाएंगे नहीं? क्योंकि इमरान खान ने तो आप लोगों को ठीक ठाक मौका दे दिया है 1 हफ्ते का, कि इस दौरान आप अदम एतमाद टेबल कर लें। या अगर आप मुझे पर्सनली पूछें साफ़ी साहब, तो मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ, और हम पार्टी के अंदर भी ये बात करेंगे, और अपनी लीडरशिप को भी यही पर्सनल कैपेसिटी में मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें मंडियाँ लगें वो नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ जिसमें मंडियाँ लगें, हॉर्स ट्रेडिंग हो और पैसा चले,
उसको अवॉइड करना चाहिए। आप कहते हैं तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, तोड़ना चाहते हैं तोड़ें, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाए और आगे बढ़ा जाए। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे डर्टी और पैसे की सियासत हो उसको अवॉइड करना चाहिए। मैं पर्सनल कैपेसिटी में समझता हूँ और मैं PMLN की लीडरशिप को भी यही सजेशन दूंगा। नाद में एतमाद लाना चाहिए ना, और बस ठीक है टूट जाए और निगरान हुकूमत बन जाए। आइनी दायरा इख्तियार में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप इस दौरान इलेक्शन में जाते हैं तो इमरान खान तो बहुत पॉपुलर है, आपकी पार्टी का सतह अनाज नहीं हो जाए? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम इलेक्शंस में जाएंगे और हम अपना पूरा बयानिया के साथ जाएंगे और बताएंगे लोगों को कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। ये इमरान साहब की खाम ख्याली है कि वो बड़े पॉपुलर हैं। इंशाल्लाह जब इलेक्शन का मैदान सजेगा तो आटे दाल की भाव पता लग जाएगा। हम समझते हैं कि कोई टिट फॉर टैट नहीं होना चाहिए, कोई स्कोर सेटलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन 3 केसेस जिसमें ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेरियन वाइट का केस है, साइफ़र का केस और तोशा खाना का केस, ये पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए ये टेस्ट केसेस हैं। इनके ऊपर भरपूर अपना जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो इसमें मुल्ज़िम करार पाए जाते हैं तो उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। और अब हम आ गए, आप साबित करें। 4 साल में वो भी साबित नहीं कर सके, हम अपने केसेस को फाइट करेंगे। और सुलेमान शहबाज साहब बहुत शुक्रिया। आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।